हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। यस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं फिर से आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेके जो पर्यावरण से संबंधित है, जो पर्यावरण में बार बार अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, वो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी जो जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उन सभी कंपटीशनों में अक्सर पूछा जाता है। तो हम फिर से कहेंगे कि जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वह सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि उनको क्या जो हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वो उनको आसानी से प्राप्त हो जाए। इसलिए वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अपने दोस्तों या तैयारी करने वाले जो भी हैं उनको क्या करें, शेयर करें। तो फिर से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था। यानी वन्य जीव सुरक्षा परिषद जो है, जो अधिनियम बना, वो कब पारित किया गया, भारत में कब लागू किया गया और किस उद्देश्य को लेकर लागू किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले जितने लोग अगर जानते हैं तो इसका आंसर लिखेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। वर्ष 1960 में, बी दिया है 1962 में, सी दिया है वर्ष 1972 में, डी दिया है वर्ष 1975 में। तो किस में लागू किया गया था? तो यह लागू हुआ था 1972 में। इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। लेकिन इसको लागू क्यों किया गया था, क्या कारण था इसको लागू करने का, गवर्नमेंट क्यों लागू इसको कराई? तो इसका कारण क्या था? कारण यही था लागू कराने का, भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने हेतु, जो अवैध शिकार हो रहे थे वन्य जीवों की, उनको रोकने हेतु एवं पौधों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत के सभी राज्यों में लागू करना पड़ा। यानी पौधों की भी सुरक्षा के लिए और जो हमारे जीव हैं, वन्य जीव हैं, उनकी भी सुरक्षा को देखते हुए यह कानून को क्या करना पड़ा, बनाना पड़ा। तो यह जो कानून बना, परिषद बनी, यह लागू भारत में कब हुई? 1972 में इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। फिर से हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वह है क्वेश्चन नंबर 2। एक मार्क का संबंध है, एक मार्क का संबंध है यानी किससे संबंध है वो? तो पहला दिया है ए नंबर गुणवत्ता से, बी दिया है पैकेजिंग से, सी दिया है संसाधन से, डी दिया है उत्पादन से। तो यानी ये 4 ऑप्शनों में से किससे संबंधित है यह हमको बताना है। तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए यह संबंधित है गुणवत्ता से। अब क्यों है, कैसे है, अब इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो यह है एक मार्क प्रमाण चिन्ह भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। एक मार्क का जो चिन्ह होता है भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का प्रतीक है। आप लोग देखते होंगे कुछ इस तरह इसका लोगो आता है। एक वर्गाकार होता है, बीच में एक गोला होता है, भिंडी टाइप होता है, जो लगभग ग्रीन कलर में होता है। तो यही एक मार्क का क्या है, चिन्ह है। तो यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का प्रतीक होता है, यानी मतलब इसमें गुणवत्ता है, इसको प्रमाणित करता है। इसकी स्थापना मतलब कौन करता है? तो इसकी स्थापना कृषि उत्पाद एवं मतलब कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 में की गई। इसकी स्थापना कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 में की गई। इसकी उत्पाद मतलब गुणवत्ता की जो मतलब एक मार्क का स्थापना हुआ 1937 में की गई। और यह मानक भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय द्वारा अनुमोदित है। यह भारत के विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय द्वारा अनुमोदित है। यानी श्रेणीकरण एवं मार्किंग मतलब जो आती है उसके द्वारा क्या है, निर्देश मतलब अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न,
आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। मतलब जो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, मतलब कहाँ पे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण ज़्यादा होता है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो इसमें से हमको बताना है किस राज्य में जलों का जो प्रदूषण है आर्सेनिक के द्वारा होता है। तो वह कौन है, कौन हो सकता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वहाँ जलों का प्रदूषण आर्सेनिक के द्वारा सर्वाधिक होता है। अब होता कैसे है? आर्सेनिक गंधहीन एवं स्वाद रहित उपधातु पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने पर कई बीमारियां मतलब उत्पन्न होती हैं, जैसे त्वचा का फटना, त्वचा का कैंसर, फेफड़े एवं मूत्राशय से संबंधित कैंसर होता है। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के कछरीय क्षेत्रों के भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता अधिक पाई जाती है। यानी जितने दो नदियां बताई गई हैं, एक है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है गंगा। यह दोनों नदियां आपस में जाके पश्चिम बंगाल में ही मिलती है। एक मतलब जहाँ पहुँचती है गंगा नदी, ये भी भूमिगत होते हुए अब भूमियों के द्वारा आर्सेनिक को लेके धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी ज़्यादा जाके क्या हो जाती है, आर्सेनिक से प्रदूषित हो जाती है। तो वह है कौन? पश्चिम बंगाल, जहाँ आर्सेनिक द्वारा जल सर्वाधिक क्या है, प्रदूषित है या प्रदूषण है। फिर से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 4, 12 करें 4। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो यह कब किया गया था? ये दिया है वर्ष 1972 में, बी दिया है वर्ष 1973 में, सी दिया है वर्ष 1981 में, डी दिया है वर्ष 1985 में। यानी 4 वर्षों का नाम दिया है। किस वर्ष में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था वर्ष 1973 में। वर्ष 1973 में किया गया था। यह क्यों किया गया? बाघों की घटती संख्या को देखते हुए एवं इसकी संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। यानी भारत में बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही थी, जिसको भारत सरकार ने देखते हुए क्या किया, उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 9 अप्रैल 1973 को क्या कर दिया, एक कानून बनाया जो प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 मतलब दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। यह क्वेश्चन अक्सर पूछता है, और अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 देखे हैं वो भी बार बार पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, जिससे दूध से दही बनाया जाता है? तो इसमें दिया है प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमको बताना है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। अब ये क्या है? दूध से दही बनाने की रासायनिक प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन ये एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा को एल्कोहल में बदलते हैं। क्या करते हैं? शर्करा को एल्कोहल में बदलते हैं। अब जो जीवाणु बदलता है दूध से दही में, उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, जो दूध को क्या कर देता है? दही के रूप में बदल देता है। यानी दूध को गर्म करने के बाद थोड़ा सा इन जीवाणुओं को छोड़ना पड़ता है, और यह क्या करते हैं? अपने फैमिली को बढ़ा के दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं।
नाम है उसका लैक्टोबैसिलस। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार और याद दिलाएंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? यह भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, पहला दिया है जर्मनी, बी दिया है यूनाइटेड किंगडम, सी दिया है USA, डी दिया है USSR। यानी इसमें से बताना है कहाँ से भारत के जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? अब ये लिया गया है USA से लिया गया है। अब कैसे, इसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। यह है USA से, यह क्या है? भारतीय संविधान में नहीं, इसको USA नहीं करेंगे, इसको करेंगे USSR। एक थोड़ा मिस्टेक है, USSR करेंगे इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, USSR। तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को USSR सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? USSR यानी सोवियत संघ से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। अब कौन से संविधान, मतलब किस संशोधन में? 42वें संशोधन में जोड़ा गया। लेकिन यह जोड़ा कब गया? 1976 में जोड़ा गया। और मतलब 1976 में क्या कर दिया गया? यह जोड़ा गया, जिसकी संख्या 10 है। जिसकी संख्या क्या है? 10 है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जो राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है। किस कमी से होती है? विटामिन सी की। अब ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता किस में है? आंवले में मिलता है। ये विटामिन सी सबसे मतलब त्वचा संबंधित बीमारियां नहीं होने देती है, और सबसे ज़्यादा मिलता है, अगर ये विटामिन मिलती है तो यह मिलता ही है इसमें आंवला में। उसके बाद नींबू में, थोड़ा खट्टे टाइप के जो फल हैं उनमें ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? प्रश्न नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन भी कई बार पूछता है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है?
तो कुल हड्डियों की संख्या पूछ रहा है कितनी है। तो इसमें देखिए, इसमें कई तरह से होते हैं। पहला, अब वयस्क का दिया तब तो क्लियर है, लेकिन अगर वयस्क नहीं करता है तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए क्या होता है, जन्म के समय बच्चों का शरीर 270 हड्डियों से मिलकर बना होता है। जन्म के समय बच्चों का शरीर 270 हड्डियों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। लेकिन वयस्क अवस्था में कुछ हड्डियों के आपस में जुड़ने के कारण इनकी संख्या अस्थायी रूप से क्या हो जाती है, 206 हो जाती है। लेकिन जब यहाँ वयस्क का नाम दे दिया है तो हम क्या करेंगे, कौन सा मार्क किस पे करेंगे, 206 पे। लेकिन वहीं अगर बच्चों में पूछे तो वो हो जाता है कितना, 270 हड्डी। ये बच्चों के लिए है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, यानी गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भूगोल से है। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो गंगा नदी की उत्पत्ति गंगोत्री हिमानी से होती है। गंगोत्री हिमानी यानी हरिद्वार, पहले वह अलकनंदा चलती है, वहाँ से हरिद्वार आती है। हरिद्वार में ही गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ के मैदानी क्षेत्र में क्या करती है, प्रवेश करती है। और यह गंगा नदी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँचती है, पश्चिम बंगाल, जहाँ चीन से आए हुए जो नदी है, जो कैलाश मानसरोवर के पूर्वी हिस्से से जो निकलती है और वह आगे बढ़ते हुए चीन में सांगपो के नाम से जानी जाती है। धीरे धीरे अरुणाचल, वहाँ अपने देश अरुणाचल प्रदेश में एक अच्छे गार्ज का निर्माण करते हुए भारत में क्या करती है, वो प्रवेश करती है। और वहाँ से धीरे धीरे वह पश्चिम बंगाल में पहुँचती है और आगे जाके कहाँ, वह बांग्लादेश में पहुँचती है। लेकिन उसके पहले गंगा नदी भी उसमें जाके मिल जाती है। और गंगा नदी और जब ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं, जब पहुँचती हैं बंगाल में, तो उनके द्वारा आगे बढ़ती जाती हैं और वह पद्मा के नाम से जानी जाती है। और वही नदी कुछ हिस्सा उसका कट के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानी जाती है और वह जाके बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो वह कौन सी नदी है, कहाँ से निकलती है गंगा नदी, निकलती है गंगोत्री हिमानी से। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान, खाली है उसमें हमको भरना है क्या होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए डैश डैश है, इसको भरना है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं और क्या होता है, खाली है यहाँ भरना है, का अपचयन होता है। तो क्या कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक दिया है जल NADP, दूसरा दिया है B NADPH2, C दिया है CO2, D दिया है CO2 NADPH2। यानी इतने मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से क्या करना है, हमको बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है जल और NADP, यह क्या होगा, यही सही होगा। अब कैसे होता है, ये क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, पृथ्वी से खनिज लवण प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल H2O का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। तो इसमें जो सही होगा ये होगा जल और NADP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वायवीय श्वसन में कुल मुक्त ऊर्जा होती है। जो वायवीय श्वसन में ऊर्जा जो मुक्त होती है कितनी होती है, तो वह होती है क्वेश्चन नंबर 13, वायवीय श्वसन में कुल ऊर्जा मुक्त होती है
ऊर्जा जो मुक्त होती है 686 कैलोरी। यह गलत हो गया है, इसको सही कर देते हैं। कैलोरी है KCAL, यानी 646 कैलोरी। ये थोड़ा मिस्ड प्रिंटिंग है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। द ओरिजिन ऑफ स्पेस नहीं स्पाइसी द ओरिजिन ऑफ स्पाइसी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसी प्रजातियों की उत्पत्ति एक क्या है, एक रचना है। वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन दिया है। अरस्तु की किनकी रचना है? अरस्तु की है। प्रजातियों की उत्पत्ति क्या मतलब, इसके विषय में चर्चा कर रहा है। अरस्तु की है कि चार्ल्स डार्विन की है? सी दिया है मेंडल की है कि डी यानी रॉबर्ट हुक की है? किसकी रचना है मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति यानी द ओरिजिन ऑफ स्पाइसी किसकी रचना है? तो वह होगा किसका? बी, चार्ल्स डार्विन का। यानी किसका होगा? चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, तो डार्विन का मानना था कि प्रकृति अपना क्रमिक विकास करती है। प्रकृति क्या करती है? क्रमिक विकास करती है। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति को क्या किया? प्रकाशित किया। कब? 24 नवंबर 1859 ईस्वी को क्या किया था? वो प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है अक्सर पूछता है, तो यह होगा पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है अजमेर में। कहाँ? अजमेर में आयोजित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है? कौन सा सही होगा इसमें? 16 में बी, हेंग में। किसमें? हेंग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रधान न्यायिक संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। किसकी घोषणा? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो घोषणा पत्र थी उसके द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेंग में स्थित है। वर्ष 1946 में इसने अपना कार्य करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। यह नीदरलैंड में है लेकिन जहाँ है वो उसका नाम है हेंग, हेंग में है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और ये अपना कार्य कब प्रारंभ किया था? यानी 1945 में इसकी स्थापना है और कार्य प्रारंभ करता है 1946 में। ये अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। संविधान सभा ने, भारतीय यानी अपना संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। कब अपनाया? क्वेश्चन नंबर 17 यानी क्वेश्चन नंबर 17
पहला दिया है 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो कब अपनाया? तो इसका हो जाएगा बी 24 जनवरी 1949 को। 24 जनवरी 1949 को भारत ने क्या किया? संविधान मतलब राष्ट्रगान को अपना लिया। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया तथा इसे सर्वप्रथम वर्ष 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। लेकिन ये भी है, सर्वप्रथम भारत में गाया कब गया? 1911 में, वो भी कहाँ? कलकत्ता के अधिवेशन में ये गाया गया था। राष्ट्रगान की अवधि कितने सेकंड की है? 52 सेकंड। 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। संविधान सभा में हिंदी भाषा में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये बंगाली में पहले लिखा गया था, लेकिन बाद में 24 जनवरी 1950 को किसमें? हिंदी में, हिंदी भाषा में क्या कर लिया? संविधान ने अपना लिया। तो संविधान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। आइए सर्वप्रथम गाया कहाँ गया था? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और ये कब गाया गया था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको शेयर और लाइक करते जाइएगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 18, गिरसेर परियोजना अवस्थित है। ये कहाँ परियोजना है? गिरसेर परियोजना अवस्थित है। यूपी टेट सी टेट दोनों में पूछता है बार बार। गिरसेर परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 पहला दिया है ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी उत्तर प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। तो कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित कहाँ है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो यह अवस्थित है कहाँ? यह अवस्थित है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और यह गुजरात में अवस्थित है। गुजरात के जूनागढ़ में गिरसेर परियोजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में स्थापित की गई थी। गुजरात के जूनागढ़ में गिरसेर परियोजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1900 कब इसको पारित किया गया था? 1972 में मतलब स्थापित की गई थी। यह वन जीव अभ्यारण्य शेरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यह केवल शेरों के लिए ही क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो क्वेश्चन नंबर 19 परावैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB, UVC तथा इन सभी में जो है UVC अत्यधिक हानिकारक होती है। जो UVC होती है वो क्या होती है? अत्यधिक हानिकारक होती है। तो कौन सा इसमें सही होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कौन सा है इसमें से? ए दिया है प्रोटीन, बी दिया है मृदा, सी दिया है कवक, डी है फास्फोरस। इसमें से कौन सा है जो जैवमंडल का तो है लेकिन अजैविक घटक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का होगा कवक। कौन सा होगा? कवक होगा। इसमें कवक एक परजीवी पौधा है जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। यह
जीवों का विशाल समुदाय है। यह क्या है? जीवों का विशाल समुदाय है। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। क्या है? जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, यह एक परजीवी पौधा है। क्या है? एक परजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। यह कहाँ अवस्थित है? 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है ए सिसली में, बी दिया है हवाई में, सी दिया है एंडीज में, डी दिया है रॉकीज में। कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 एंडीज में क्या है? यह स्थित है। किस में स्थित है? एंडीज में स्थित है। कोटोपैक्सी सक्रिय जागृत ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर तथा दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। किसमें स्थित है? दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। यह विश्व के सबसे ऊंची ज्वालामुखी में से क्या है? एक है। जो विश्व की जितनी भी ज्वालामुखियों हैं उनमें से क्या है? एक है। यह अवस्थित कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है क्वेश्चन नंबर 22। WWF से आशय है। WWF से आशय है। तो WWF से क्या आशय है? एक दिया है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाच फंड। कौन सा इसमें हो सकता है? तो क्वेश्चन इसमें सही होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सी क्या होगा? सही होगा। तो इस होता क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है। 29 अप्रैल 1961 को अस्तित्व में आया था। कब आया था? 29 अप्रैल 1961 को अस्तित्व में आया था। यह पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान से संबंधित कार्य करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेंड शहर में है। स्विट्जरलैंड के ग्लेंड शहर में है। या मतलब प्रकाश में कब आया? वो आया 29 अप्रैल 1961 में अस्तित्व में आया। इसका काम क्या है? पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान से संबंधित कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 गंगा नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाम दिया है ए अरावली श्रेणी से, बी लद्दाख ग्लेशियर से, सी गंगोत्री ग्लेशियर से, डी मिलाप ग्लेशियर से। तो हम जानते हैं, लगभग कुछ लोग जानते ही होंगे कि गंगा नदी निकलती कहाँ है। अगर नहीं जानते हैं तो इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे बड़ी लंबी नदी है गंगा नदी। तो 25 से 25 किलोमीटर। ठीक है। तो 25 से 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद से, जिसको गंगोत्री ग्लेशियर को हिमनद भी कहते हैं, से निकलती है। इसे भारत के पवित्र नदी कहा जाता है। इसे भारत की पवित्र नदी कहा जाता है। तो ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती हैं गंगोत्री ग्लेशियर से।
कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है? प्रश्न नंबर 24, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है? ए दिया है ग्रीन ट्रिब्यूनल, सी दिया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी दिया है, मिस्टेक है उसको, सी को बी है, उसको फिर से सी है, सी दिया है केंद्रीय जल आयोग, डी दिया है सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा सही होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 24, इसमें सही होगा बी। कौन सा सही होगा? ए, बी है, यही क्या होगा? सही होगा, यही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, ये क्या है? पृथ्वी तल के नजदीक है, पृथ्वी तल के नजदीक है क्या है वो? क्या कौन सा हो सकता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, कौन सा मंडल हो सकता है वो? हम सभी जानते हैं पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो मंडल है क्या है, कौन सा है, क्या नाम है उसका? तो वो होगा कौन? क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो जैव मंडलीय परिस्थितिकी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधित घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान की कमी होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किमी है तथा विषुवत रेखा पर 18 से 20 किमी होती है। तो जितनी भी पृथ्वी पे घटनाएं घटती हैं, बादल लगना, बारिश होना, आंधी आना, जितनी भी घटती हैं ये किस मंडल में घटती हैं? क्षोभ मंडल में घटती हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? अभी अगले क्वेश्चन में इसी में आया था, सिंध, मतलब एक नदी की बात हुई थी। तो इसमें पहला दिया है ए गंगा नदी, बी दिया है यमुना नदी, सी दिया है ब्रह्मपुत्र, डी दिया है सिंध। कौन सी नदी हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी हो सकती है? हम कहे हैं कि जो आकर अरुणाचल प्रदेश या वो आके गंगा नदी में मिलके फिर से चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, जो तिब्बत से चलती है, वो होगी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। और तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के हिमानी से पूरब साइड में से निकलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 27 में शाकाहारी, बी दिया है मांसाहारी, सी दिया है जीवाणु, डी दिया है मांसाहारी या शाकाहारी। कौन सा इसमें सही हो सकता है? इसमें सही हो सकता है बी मांसाहारी। इसमें सही होगा बी। घास भूमि क्षेत्र के
परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता जो है उसको हम कहते हैं मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी ही खाद्य जो पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला है उसमें सबसे जो उच्च स्तर पे है उसको क्या कहते हैं, मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 28, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, कौन सा हो सकता है? ए दिया है एटीपी, बी दिया है सूर्य प्रकाश, सी दिया है डीएनए, डी दिया है आरएनए। कौन सा हो सकता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत? तो हम सभी जानते हैं ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का बृहद स्रोत कौन है? सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य प्रकाश। क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का बृहद स्रोत सूर्य का प्रकाश है। प्रमुख उत्पादक जैसे पौधे, शैवाल एवं साइनोबैक्टीरिया ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं? ये बनाते हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो वो सदस्य हो जाएंगे कितने? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। क्वेश्चन नंबर 30, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ है? ए दिया है पश्चिम बंगाल में, बी दिया है गुजरात में, सी दिया है राजस्थान में, डी दिया है असम में। कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है सी, यानी राजस्थान में। कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। तो राजस्थान में जो अवस्थित है, यानी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित अभयारण्य रिसस बंदर आबादी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यह बंदर आबादी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा वर्ष 1955 में दिया गया। जिसे टाइगर वर्ग का दर्जा कब दिया गया? 1955 में दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो फिर से हम अपलोड करेंगे, इसको लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। नेक्स्ट वीडियो हाल ही में अपलोड करेंगे हम, और लोगों को जोड़ दीजिएगा जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं। वो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब या बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।